हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कठपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उदारवादी राष्ट्रवाद पर चर्चा करूंगा। उदारवादी राष्ट्रवाद यानी कि कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप। कांग्रेस के इतिहास के 3 काल। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी भारत में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा आदि संस्थाओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं थी। कांग्रेस ही ऐसी प्रथम संस्था थी जिसके संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई। अतः इस समय से ही बहुत कुछ अंशों में कांग्रेस का इतिहास ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बन गया। 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निम्नलिखित 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल। 1885 से 1905 कांग्रेस के 20 वर्षों के इस प्रारंभिक काल में उदार या नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। उसके नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास तथा सहयोग की नीति अपनाई तथा वे याचना, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने के प्रयत्न करते रहे। कांग्रेस के इस काल की सबसे बड़ी सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है। दूसरा, उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919। कांग्रेस ने अपने प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों की जो नीति अपनाई थी, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम प्राप्त न हुए। अतः कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग, विशेषतया नवयुवकों में इस नीति के प्रति विश्वास नहीं रहा और 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सन 1907 में सूरत विच्छेद हुआ, जिससे कांग्रेस 2 पक्षों नरम और गरम दल में बंट गई। दोनों दलों के मध्य समझौता 1915 में ही हो सका और इस काल के आरंभ में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग में अपनी अलग राजनीतिक संस्था का निर्माण किया, मुस्लिम लीग के रूप में। तीसरा है गांधी राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग 1920 से 1947 तक। कांग्रेस का तीसरा काल 1920 से 1947 तक का है। 28 वर्षों के इस काल में महात्मा गांधी न केवल कांग्रेस वरन राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बने रहे। अतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग कहा जाता है। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस काल के आरंभ में नरम दल के लोग कांग्रेस से पृथक हो गए और उन्होंने अपनी अलग संस्था अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना कर ली। इस काल में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए थे। मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया। उदारवादी राष्ट्रीयता या कांग्रेस का उदारवादी पक्ष 1885 से 1905। उदार राष्ट्रवादियों यानी कांग्रेस के उदारवादी पक्ष की विचारधारा और कार्य पद्धति।
उदार राष्ट्रीयता के इस काल में कांग्रेस के ध्येय, दृष्टिकोण और कार्यपद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन वर्षों में कांग्रेस के कार्यक्रम और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। उदारवादी क्रम से सुधार की नीति में विश्वास करते थे, इसके लिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत ऊंची मांगें नहीं की गई। उदारवादी राष्ट्रीयता की 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा की गई प्रमुख मांगें थी: भारतीय शासन की जांच, भारत मंत्री तथा भारतीय परिषद का अंत, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार तथा सुधार, भारतीयों की उच्च नागरिक तथा सैनिक पदों पर नियुक्ति, भारतीयों की उच्च नागरिक तथा सैनिक पदों पर नियुक्ति और इंग्लैंड से जाने वाले कपड़े पर आयात कर लगाना आदि। कांग्रेस द्वारा मांगों के लिए इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य किया गया। 1885-1905 के काल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा। इन उदारवादियों की विचारधारा का अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं। पहला है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति यानी उदारवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना, क्रमिक सुधार में विश्वास, उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति, उदारवादियों की कार्यपद्धति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में इसको विस्तार से बताएंगे।